हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, शुरू किया जाए। चल, सबसे पहले इस चैप्टर में बात करना है कि लिविंग क्या होते हैं। हम ये कैसे बताएंगे कि कोई भी चीज़ लिविंग है, तो उनके कुछ फीचर्स होते होंगे, उनके कुछ कैरेक्टर होते होंगे, जिसके बेसिस पे हम ये बताते हैं कि कोई भी चीज़ लिविंग है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर जो है वो है ग्रोथ। ठीक है, कौन सा फीचर है भैया? ग्रोथ। ठीक है, चलो, तो पहला फीचर हो गया लिविंग का ग्रोथ। ग्रोथ का सिंपल सा मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, और जो ग्रोथ है ये कोई बायोलॉजी का टर्म नहीं है। मतलब ऐसा टर्म जो केवल बायोलॉजी में यूज होता हो, बायोलॉजी का टर्म होता है। ठीक है, तो ग्रोथ बायोलॉजी अकेले में नहीं यूज होता है, इसको हम नॉर्मल लाइफ में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ का सिंपल सा मतलब होता है बढ़ना। कोई चीज बढ़ रही है, हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ हो रही है। बात समझ में आई? ठीक है, चलो, तो यहां पर हम लिविंग में दो तरीके से ग्रोथ देखते हैं, जो कि क्लास 11th में बताया गया है। ठीक है, कितने तरीके से? दो तरीके से। कौन कौन सा है भैया? देखना जरा। पहला, इंक्रीज इन मास। इंक्रीज इन मास। मास में इंक्रीज हो गया, किसी भी बॉडी के मास में इंक्रीज हो गया, क्या बोलेंगे? ग्रोथ हुई है। ठीक है, दूसरा है इंक्रीज इन नंबर। इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, तो या तो नंबर में इंक्रीज हो जाए या तो मास में इंक्रीज हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे? क्या हुआ? ग्रोथ हुआ है। ठीक है, देखना जरा। जैसे ये एक सेल है, ठीक है, इसने क्या कर लिया? अपना साइज इंक्रीज कर लिया, कुछ इतनी बड़ी हो गई। जब सेल का साइज इंक्रीज होता है तो उसके अंदर का कंटेंट भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इसके अंदर का कंटेंट इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? होगा भैया। इससे तो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहां पे मास में इंक्रीजमेंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। मतलब क्या लिखोगे? क्या हुआ यहां पे? ग्रोथ हुआ है। ये सेल क्या की है? ग्रोथ की है। अब मान लो ये जो सेल है ये एक से कितनी हो जाए? दो हो जाए, डिवाइड कर जाए, अपने आप को डिवाइड कर ले। कितनी सेल में? दो सेल में। तो यहां पर नंबर इंक्रीज हुआ है। क्या इंक्रीज हुआ है? नंबर। ठीक है, क्या बोलेंगे यहां पर? क्या हुआ? यहां भी ग्रोथ हुआ है। यहां पे मास में इंक्रीजमेंट, यहां पे नंबर में इंक्रीजमेंट। इतनी बात समझ में आई? तो मास में इंक्रीज होना या नंबर में इंक्रीज होना क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। ये लिविंग में हम देखते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो जो लिविंग होते हैं उनमें मास में इंक्रीजमेंट होता है और नंबर में इंक्रीजमेंट होगा। ठीक, चलो, दूसरा फीचर है मेटाबॉलिज्म। दूसरा फीचर मेटाबॉलिज्म। भैया मेटाबॉलिज्म क्या होती है? वो सारी केमिकल रिएक्शन जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चलती हैं उसको सरवाइव कराने के लिए। वो सारी केमिकल रिएक्शन जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, या बोलो एक लिविंग सेल के अंदर चलती है, उसको सरवाइव कराने के लिए वो कहलाती है मेटाबॉलिज्म। तो ऑल द केमिकल रिएक्शन occurring inside the cell to keep it alive is known as metabolism। बात समझ में आई? तो वो सारी केमिकल रिएक्शन जो एक लिविंग सेल के अंदर चलती हैं उसको सरवाइव कराने के लिए उसे ही हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चलती है, लिविंग सेल के अंदर चलती है, उसको सरवाइव कराने के लिए। मतलब ये केमिकल रिएक्शन ना चले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म या सेल सरवाइव नहीं कर पाएगी। बात समझ में आई? तो जो मेटाबॉलिज्म है ये लिविंग का एक फीचर होता है। बात समझ में आई? चलो, नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मूवमेंट, या नॉर्मली पहले बोलो मूवमेंट। अब मूवमेंट में भी कौन सा हमें यहां पे देखना है क्लास 10th में? मॉलिक्यूलर मूवमेंट। मॉलिक्यूलर
मूवमेंट। ठीक है भैया, मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट तो चलो ठीक है, मूवमेंट का सिंपल सा मतलब होता है किसी भी चीज का हिलना डुलना। दो अलग अलग टर्म होते हैं, एक होता है मूवमेंट, एक होता है लोकोमोशन, जिसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसके बाद वाला चैप्टर जो है, ठीक है। तो मूवमेंट का मतलब क्या होता है? सिंपल सा हिलना डुलना। मैं हाथ इधर उधर कर रहा हूं, क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। लेकिन मैं अपनी पोजीशन चेंज कर दूं, मैं यहां पे हूं, मैं यहां आगे आ जाऊं, मैंने क्या किया? लोकोमोशन किया है। क्या किया है? लोकोमोशन। लोकोमोशन में पोजीशन चेंज होती है। बात समझ में आया? ठीक। और वैसे जो लोकोमोशन होता है वो एक टाइप का मूवमेंट ही होता है। क्या होता है? एक टाइप का मूवमेंट। ठीक है भैया, वो सारी चीजें हमें नहीं देखना है, बस अभी यहाँ पे सिंपल सा देखो मॉलिक्यूलर मूवमेंट। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट। कौन से मॉलिक्यूल्स? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये मॉलिक्यूल्स है ना, इन्हीं का मूवमेंट होना। और बिना मॉलिक्यूलर मूवमेंट के कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता है। भैया हम खाना खाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में गया, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका क्या होता है? डाइजेशन होता है। अब डाइजेशन के बाद उसको तो हर एक सेल में भेजना है ना, हर एक सेल के पास भेजना है। कैसे जाएगा? मूवमेंट करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? मूवमेंट करवाना पड़ेगा। और जो सेल्स हैं उनको अलग अलग कामों में यूज करेंगी, जैसे बॉडी की रिपेयरिंग में यूज करेंगी उसको, ठीक है, हीलिंग में यूज करेंगी, ठीक है, इसके अलावा कोई नया कंपाउंड बनाने में यूज करेंगी, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए उसको यूज करेंगे। तो अलग अलग कामों में इन मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे। अभी ना मॉलिक्यूल्स के कोई ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको अपना स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनिज्म है उसको अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करने में, उसको सरवाइव कराने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। जैसे मान लो हम है, हमारी बॉडी किसकी बनी? सेल्स की। सेल्स मिलाकर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। अब जैसे ऑर्गन्स हमारे अंदर हैं, ये जो टिश्यूज हैं हमेशा उनमें डैमेजेस होते रहते हैं। जैसे स्किन सेल है ना, ये स्किन की सेल हमेशा डैमेज होती रहती है, इनकी जगह नई सेल्स आती रहती हैं। अब मान लो हमारी स्किन की सेल डैमेज हो गई और उसकी जगह नई सेल नहीं आई, तो क्या हमारा स्ट्रक्चर मेंटेन हो पाएगा? स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर भी मेंटेन करने में इन मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक सेल से दो सेल बनाना पड़ेगा। हमारी सेल्स डैमेज हुई तो वहां पे नई सेल फॉर्म करना पड़ेगा। कैसे फॉर्म होगा? बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। क्लास 9th में पढ़े हो कि सेल डिवीजन का काम होता है ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करना, रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। तो यहां तो रिपेयरिंग करने में हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका अपना स्ट्रक्चर जो होता है उसको मेंटेन करने के लिए मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है, और मॉलिक्यूल्स बॉडी में अलग अलग पार्ट में क्या कराए जाते हैं? मूव कराए जाते हैं। ठीक। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट भी क्या होता है? जरूरी होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करने के लिए? अपना स्ट्रक्चर या अपने आप को अर्थ पर मेंटेन रखने के लिए। समझ में आया? पक्का? चलो नेक्स्ट है, इसके बाद आप बोल सकते हो रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट नंबर 4 पे आप बोल सकते हो रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा एक नए इंडिविजुअल को क्या करता है? फॉर्म करता है। वो जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है रिप्रोडक्शन। ठीक है, और ये पावर तो केवल लिविंग के अंदर ही होती है। किसके अंदर होती है? लिविंग के अंदर। तो जो लिविंग होते हैं वो क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब अपने ही जैसे इंडिविजुअल का क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। ठीक। चलो नेक्स्ट है 5th नंबर पर रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्या है? रिस्पॉन्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो इन्वायरमेंटल स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स देते हैं। क्या देते हैं? रिस्पॉन्स देते हैं। उनके अंदर कॉन्शियसनेस है। उनके अंदर क्या है? कॉन्शियसनेस है। कोई भी बाहर का स्टिमुलस आया, चाहे वो केमिकल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे बायोलॉजिकल हो, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे ज्यादा। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल स्टिमुलस के प्रति क्या देता है? रिस्पॉन्स देता है। ये उसका कॉन्शियसनेस होता है। क्या होता है? कॉन्शियसनेस।
तो अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है A to Z, सब के अंदर कॉन्शियसनेस होता है, सब रिस्पॉन्स देते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रति। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या देते हैं? रिस्पॉन्स देते हैं। क्लास 11th में पढ़ोगे कि कॉन्शियसनेस हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, ये लिविंग का डिफाइनिंग फीचर होता है। डिफाइनिंग कहने का मतलब जो लिविंग को क्या करे? डिफाइन करे। लेकिन रिप्रोडक्शन लिविंग का डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है। क्लास 11th में पढ़ेंगे। क्यों भैया? क्योंकि कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो क्या वो लिविंग नहीं है? लिविंग है। क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 में दिया गया है। वैसे तो इस बार वो एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। बात समझ में आई? ठीक है, तो वो सारी चीजें भूल जाओ, बस याद रखो रिप्रोडक्शन हो गया, रिस्पांस हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो गया, ग्रोथ हो गया, ये सारे फीचर किसके हैं? लिविंग के होते हैं। इनके हम बेसिस पे बता सकते हैं कि कोई भी चीज अलाइव है। इसके अलावा ब्रीदिंग वगैरह भी हो गया, ये सब भी बोल सकते हो, लेकिन मेन ये सारे फीचर्स बोल सकते हो। बात समझ में आई? ठीक, चल अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मेन चैप्टर पे आते हैं, लाइफ प्रोसेस। चैप्टर का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? ठीक है, आखिर सबसे पहले समझते हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो यार वो सारी प्रोसेसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अर्थ पर सरवाइव कराने में हेल्प करें, वो कहलाती हैं लाइफ प्रोसेसेस। वो सारी प्रोसेसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस अर्थ पे सरवाइव कराने में हेल्प करती हैं, उन्हें बोलते हैं हम लाइफ प्रोसेसेस। या बोल सकते हो कि वो सारी प्रोसेसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अर्थ पर लाइफ मेंटेन हेल्प करने में हेल्प करती हो, लाइफ मेंटेन करने में जो प्रोसेसेस हेल्प करती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वही कहलाती हैं लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, चलो देखो जरा, लिख देते हैं, द प्रोसेसेस which helps to maintain which helps in living organism to maintain life on earth। बस टू मेंटेन लाइफ बोल दो, इतना इनफ है, ज्यादा लंबा नहीं। टू मेंटेन लाइफ इज कॉल्ड लाइफ। ठीक है, तो वो सारी प्रोसेसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अर्थ पर लाइफ मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, वो लाइफ प्रोसेस कहलाती है। मतलब इन प्रोसेसेस के बिना लाइफ मेंटेन नहीं की जा सकती। इन प्रोसेसेस के बिना क्या लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं। और जिन प्रोसेसेस के बिना लाइफ को मेंटेन ना कर पाए, वो लाइफ की प्रोसेसेस हैं। ठीक है, कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं? तो इस चैप्टर में भी 4 लाइफ प्रोसेस पढ़ना है। इस चैप्टर में 4 लाइफ प्रोसेस पढ़ना है। क्या ये 4 ही होती है? क्या नहीं, और भी होती है, लेकिन इस चैप्टर में 4 पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से भैया? चलो, स्कूल में तो पढ़ ही चुके होगे, है ना, थोड़ा बहुत तो। चलो बताओ कौन सा भैया? पहला न्यूट्रिशन, ठीक है। दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, या इसी को बोला जाता है सर्कुलेशन, और लास्ट हो गया
एक्सक्रीशन। इसके अलावा रिस्पॉन्स वगैरह भी होता है, रिस्पॉन्स भी है, ठीक है, लेकिन वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमें 4 लाइफ प्रोसेसेस पढ़नी, ठीक है। न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और क्या हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। आप देख लो, सोच के देख लो कि इन प्रोसेसेस के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो सबसे पहले तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि यही तो रॉ मटेरियल होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वही तो रॉ मटेरियल होते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो उसका ब्रेकडाउन कहां होगा, मतलब रेस्पिरेशन कहां से होगा, किसका रेस्पिरेशन करेंगे आप, ठीक है। तो न्यूट्रिशन नहीं, सरवाइव नहीं कर सकते। चलो हमने न्यूट्रिशन दे दिया, हम रेस्पिरेशन नहीं करवा रहे हैं। भैया रेस्पिरेशन नहीं करवाओगे, एनर्जी कहां से आएगी, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन का तो एक ही मात्र जरिया है, रेस्पिरेशन। अब चाहे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किया जाए, चाहे ऑक्सीजन के एब्सेंस में किया जाए, लेकिन रेस्पिरेशन तो जरूरी है, क्योंकि इससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। गए काम से, मतलब अगर ये नहीं होगा तब में भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। चलो भैया आप ये कर ले रहे हो, ये कर ले रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ना करवाओ। भैया ट्रांसपोर्टेशन नहीं करवाओगे तो आपने जो यहां पे रेस्पिरेशन किया है, बोलो रेस्पिरेशन के लिए जो आपने ऑक्सीजन लिया उसको बॉडी में पहुंचाओगे कैसे, क्योंकि हमने सांस लिया है तो हमारे लंग्स में गई, कहां पे गई, लंग्स में, लेकिन जरूरत तो हर एक सेल को है, तो ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। न्यूट्रिशन, हमने खाना खाया, डाइजेशन हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम में हुआ, इसे तो पूरे बॉडी में पहुंचाना है, हर एक सेल को चाहिए। क्या कराना पड़ेगा, सर्कुलेशन कराना पड़ेगा, क्या कराना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कराना पड़ेगा। चलो ठीक है भैया, हमारे अंदर कराना पड़ेगा, जो यूनिसेल्युलर है उनके अंदर भी कराना पड़ता है। कैसे कराना पड़ता है, मान लो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, खाना इसने खाया, इधर उसने क्या किया, डाइजेशन किया, अब इसको पूरे बॉडी पार्ट में क्या करता है, सर्कुलेट करता है, उसके अंदर प्रोसेस होती है, साइक्लोसिस चलती है। साइक्लोसिस में अपने पूरे साइटोप्लाज्म को क्या करता है, घुमाता है, अराउंड कराता है। जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है साइक्लोसिस प्रोसेस के थ्रू पूरे घुमाते रहते हैं, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होता रहता है। बात समझ में आई, प्रोसेस कहलाती है साइक्लोसिस वगैरह, ठीक। चलो तो भैया ट्रांसपोर्टेशन करवाना पड़ेगा, चलो ठीक है ये भी करवा लिए। एक्सक्रीशन नहीं करवाते, एक्सक्रीशन नहीं करवाओगे, जो वेस्ट मटेरियल होगा वो बॉडी में एक्यूमुलेट होगा, सेल में एक्यूमुलेट होगा, और जो सेल है वो टॉक्सिसिटी के कारण मर जाएगी, डेड हो जाएगी, क्योंकि टॉक्सिसिटी ज्यादा हो गई तो सेल सरवाइव नहीं कर पाती है। पता होगा कि किडनी फेल हो गई हम लोगों के अंदर दोनों, तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराना पड़ता है। अगर नहीं करवाए, किडनी की ग्राफ्टिंग या ट्रांसप्लांटेशन नहीं करवाए तो काम तमाम हो सकता है। बात समझ में आई, मतलब एक्सक्रीशन की भी हमें जरूरत होगी। तो देखा ये सारी क्या है, लाइफ प्रोसेसेस हैं कि नहीं, इनके बिना हम लाइफ को मेंटेन कर पाएंगे क्या, इनके बिना लाइफ को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो यार वही प्रोसेसेस जिनके बिना हम लाइफ को मेंटेन नहीं कर सकते या कंटिन्यू नहीं कर सकते अर्थ पे, उन्हीं को तो हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं ना। तो ये सारी क्या है, लाइफ की प्रोसेसेस हैं। ये चाहिए ही चाहिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ को यहां पर क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। समझ में आया, चलो तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा न्यूट्रिशन। सबसे पहला टॉपिक क्या होगा हमारा, न्यूट्रिशन होगा। समझ में आया। तो भैया न्यूट्रिशन क्या होता है यार, न्यूट्रिशन छोटी क्लासेस से पढ़ते आते हैं, 6th क्लास 7th क्लास वगैरह में भी होता है कि सिंपल सा न्यूट्रिशन का मतलब है खाना खाना और उसे अलग अलग प्रोसेसेस में यूटिलाइज करना। खाना खाना और उसे लाइफ के अलग अलग प्रोसेसेस में यूटिलाइज करना न्यूट्रिशन कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, न्यूट्रिशन कहलाता है। तो इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस ऑफ द लाइफ इज नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। फिर से सुनना, इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस ऑफ द लाइफ, मतलब खाना खाना और उसको लाइफ की अलग अलग प्रोसेसेस में क्या करना, यूटिलाइज करना। ऐसा थोड़े ना हमने खाना खा लिया अब उसको हम कहीं पे यूज ही नहीं करेंगे। तो खाना खा रहे हैं और फिर उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अपने बॉडी में
अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए अलग अलग प्रोसेसेस में उनको क्या करना, यूटिलाइज करना, ये होता है न्यूट्रिशन। समझ में आया? अब जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के दो मोड होते हैं। न्यूट्रिशन कितने मोड होते हैं? दो मोड होते हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो पहला कौन सा? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के कितने मोड? दो मोड, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। चलो एक एक करके सब देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर डेफिनेशन लिखी गई है किसकी? न्यूट्रिशन की। तो देखो, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक, न्यूट्रिशन के कितने मोड? दो मोड। पहला ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा कौन सा? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक, आ जाओ भैया। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने मोड? दो मोड। कौन कौन सा? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ये जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है ये भी दो तरीके का। क्या भैया दोनों पढ़ना है क्या? दोनों नहीं पढ़ना है, ठीक है। पहला कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन या कीमोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस, दूसरा फोटोसिंथेसिस। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी कितने तरीके होते हैं? दो तरीके। न्यूट्रिशन के ऑटोट्रॉपिक में भी कितने तरीके होते हैं? दो तरीके। पहला कीमोसिंथेसिस, दूसरा फोटोसिंथेसिस, या कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में ये होता है। ये लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कुछ बैक्टीरिया में। किसमें होता है? कुछ बैक्टीरिया में। वो केमिकल्स की मदद से एनर्जी का क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। जैसे नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट वगैरह हो गया, उनसे ये क्या करते हैं? एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। कुछ एलिमेंट्स होते हैं, आयरन हो गया, फास्फोरस, सल्फर वगैरह हो गया, उनसे एनर्जी का क्या करते हैं? ये सब प्रोडक्शन करते हैं। तो वो कीमोसिंथेसिस होती है, केमिकल का यूज करके उनसे एनर्जी का क्या करना? प्रोडक्शन करना, कीमोसिंथेसिस होता है। ये लोअर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कुछ बैक्टीरिया में होता है। क्या भैया बैक्टीरिया जो होते हैं कीमोसिंथेसिस ही करते हैं क्या? नहीं, बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, कीमोसिंथेसिस भी करते हैं। कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस, कुछ बैक्टीरिया कीमोसिंथेसिस, और कुछ तो हेट्रोट्रॉप भी होते हैं। ठीक, चलो। तो यार ये हमें नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। हमें पढ़ना इस चैप्टर में फोटोसिंथेसिस। ठीक, चलो। हो सकता है आपको स्कूल वगैरह में पढ़ा दिया जाए, लेकिन वो सिलेबस में है नहीं, वो पूछा नहीं जाएगा। 100% श्योर है वो पूछा नहीं जाएगा। कीमोसिंथेसिस क्या होता है? जिनको शौक हो याद रखना, केमिकल्स का यूज करके उससे एनर्जी का प्रोडक्शन करना। जैसे नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट वगैरह हो गया, कुछ एलिमेंट्स हो गए जैसे सल्फर हो गया, फास्फोरस, आयरन, इनसे एनर्जी का प्रोडक्शन करना क्या कहलाता है? कीमोसिंथेसिस कहलाता है। ये कुछ बैक्टीरिया में होता है, लेकिन यार याद नहीं रखना, आएगा नहीं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तीन तरीके का। कौन कौन सा भैया? सेप्रोट्रॉपिक या सेप्रोफिटिक भी बोलते हैं। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इन्हें ही सेप्रोफिटिक भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पैरासिटिक, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन।
तो न्यूट्रिशन के दो मोड होते हैं, पहला ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक में भी दो होते हैं, कीमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस। हेटरोट्रॉपिक में हमें 3 देखने हैं। हमारे सिलेबस में जो है सैप्रोफिटिक या सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब एक एक करके हम सबका क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और इसके अंदर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, चल तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन का वह तरीका जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है, उसे बोलते हैं हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड बाय यूजिंग inorganic substances like carbon dioxide and water is known as autotrophic nutrition। तो न्यूट्रिशन का वह मोड जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके फूड का प्रोडक्शन करता है या अपना फूड प्रिपेयर करता है, उसे बोला जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। समझ में आया? और इसका एग्जांपल हुआ कुछ बैक्टीरिया और ज्यादातर प्लांट। भैया ज्यादातर प्लांट कि सभी प्लांट? नहीं, ज्यादातर प्लांट। सभी प्लांट ऑटोट्रॉफ नहीं होते हैं, कुछ प्लांट हेटरोट्रॉफ भी होते हैं। भैया हेटरोट्रॉफ प्लांट, हमने तो सुना है प्लांट के पास क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो सभी प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन में, हेटरोट्रॉफ के अंदर आता है पैरासिटिक, उसमें पढ़ेंगे हम कौन सा, कसकटा। अमरबेल कसकटा प्लांट ही तो है, क्या है, एक प्लांट है, लेकिन उसमें हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। कौन सा न्यूट्रिशन है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इतनी बात समझ में आई? तो आप क्या बोलोगे, मोस्ट प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। ये किसका एग्जांपल हुआ? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। आप नॉर्मली प्लांट भी बोल सकते हो, लेकिन ऑल प्लांट नहीं लिख देना। ऑल प्लांट कहीं पर दिया है वो गलत है, मोस्ट प्लांट करेक्ट है, और सम प्लांट नहीं होगा, सम प्लांट आ जाएगा हेटरोट्रॉपिक में। ठीक है, तुम सम बैक्टीरिया और मोस्ट प्लांट। ठीक है, आ जाओ। तो देखो, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके अपना फूड क्या करना, खुद से प्रिपेयर करना, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उन्हें बोला जाता है ऑटोट्रॉफ। जिनके अंदर हेटरोट्रॉपिक होता है उन्हें हेटरोट्रॉफ बोलते हैं। जैसे हम लोग हेटरोट्रॉफ हैं और हमारे अंदर न्यूट्रिशन का जो मोड है वो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। तो मोड को तो बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक या हेटरोट्रॉपिक, लेकिन जिनके अंदर होगा उनको बोलेंगे या तो ऑटोट्रॉफ या तो हेटरोट्रॉफ। जैसे प्लांट क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ होते हैं, सॉरी ऑटोट्रॉफ होते हैं। ठीक है, मतलब उनके अंदर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो देखो जरा नेक्स्ट, द ऑर्गेनिज्म इन विच ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, और ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हो, या तो ऑटोट्रॉफ बोलो या तो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल कौन सा हो गया, प्लांट और सम बैक्टीरिया। यहां पे बेटर होगा क्या लिख लो, मोस्ट प्लांट। समझ में आया? नेक्स्ट है, प्लांट्स प्रिपेयर इट्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट है अपना फूड कौन सी प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस। अगर याद हो छोटी क्लासेस में एक रिएक्शन पढ़ते थे, 6CO2 + 12H2O। यहां पर ऊपर क्या लिख देते थे, सनलाइट, क्लोरोफिल, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। ये वाली रिएक्शन ये फोटोसिंथेसिस की है। कौन सी है, फोटोसिंथेसिस की है। आगे हम देखते हैं अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, फोटोसिंथेसिस। यहां तक तो बात समझ में आ गई, टॉपिक क्लियर है यहां तक सभी, पक्का?
चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है भैया, एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, वही कहलाता है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, ये प्रोसेस केवल लिविंग के अंदर होता है। और जो प्रोसेस लिविंग के अंदर हो उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली प्रोसेसेस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं। तो हम बोल सकते हैं photosynthesis is a biological process in which an organism prepare its own food by using carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll। समझ में आया? ठीक, चलो देख लो यार यहां पे क्या लिखा है, इट इज द प्रोसेस, यहां पे बेटर हम लिख दे क्या, बायोलॉजिकल प्रोसेस, और बेस्ट हो जाएगा बायोलॉजिकल। So it is the biological process in which plant prepares its own food by using carbon dioxide and water in presence of chlorophyll and sunlight। तो क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके फूड प्रिपेयर करना क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। समझ में आया? चलो आ जाओ भैया। अब यहां पर फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को कहां से मिलेगा यार, कहां से मिलेगा, एटमॉस्फेयर से ना। कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर होता है, एटमॉस्फेयर में होता है। तो यहां पर फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है प्लांट को, ये एटमॉस्फेयर से लेता है। कहां से लेता है, एटमॉस्फेयर से। वाटर कहां से मिलता है उसको, वाटर 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 कहां से मिलता है, सॉइल से, थ्रू रूट, थ्रू रूट। इसके अलावा सनलाइट कहां से मिलती है, सनलाइट कहां से मिलती है, सन से मिलती है। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कौन कौन से रॉ मटेरियल्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज होते हैं और ये कहां से मिलता है। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये कहां से मिलता है, एटमॉस्फेयर से मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलता है, एटमॉस्फेयर से। और वाटर कहां से मिलता है, सॉइल से, अर्थ से। किसके थ्रू, रूट के थ्रू। ठीक, चलो यहां पे रिएक्शन दी गई है, रिएक्शन याद रखना, रिएक्शन आ सकता है, लिख सकते हैं वहां पे, राइट द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, डिफाइन फोटोसिंथेसिस एंड राइट इट्स बैलेंस इक्वेशन। क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन फोटोसिंथेसिस एंड राइट इट्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यार इक्वेशन तो हमें रटी हुई होनी चाहिए। 6CO2 plus 12H2O gives out C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। और एरो के ऊपर सनलाइट और नीचे लिख देना क्लोरोफिल। बात समझ में आई? कुछ बुक्स में हो सकता है कि यहां पर रिएक्शन कुछ ऐसी दे दी गई हो यार, कुछ बुक में हो सकता है आपको 6CO2 plus 6H2O gives out C6H12O6 plus 6O2। ठीक है, और यहां पर सनलाइट हो और यहां पर क्लोरोफिल, वो भी सही है, लेकिन वहां पे बैलेंस करके लिखा गया है। वो आपको रेफरेंस बुक में मिलेगा एनसीईआरटी में, चाहे आप अभी 10th की एनसीईआरटी लो चाहे 11th की लो, आपको एनसीईआरटी में यही मिलने वाला है। क्योंकि यहां पर होता क्या है, ये जो 12 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं ये पूरे के पूरे स्प्लिट हो जाते हैं और फॉर्म क्या करते हैं, ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं। ये वाटर का मॉलिक्यूल रिएक्शन के दौरान नया फॉर्म होता है, यही वाला वाटर का मॉलिक्यूल वहां नहीं बचता है। तो क्या इसको बैलेंस करेंगे क्या? इस इक्वेशन से हमें पता चलेगा कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इससे क्या आता है, ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से ये आता है, और ये वहां पर रिएक्शन के दौरान रीफॉर्म होते हैं, नए बनते हैं। समझ में आया? ठीक, चलो अब नेक्स्ट देखना है स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस के हमें क्या देखने हैं, स्टेप्स देखने हैं। तो यार फोटोसिंथेसिस तो कई सारे स्टेप्स में होता है, फोटोसिंथेसिस तो कई सारे स्टेप पे होता है, लेकिन हमें पढ़ना है क्या, नहीं पढ़ना है इतना।
ठीक है, इतनी स्टेप्स हमें पढ़नी नहीं है, ठीक है, बस यहाँ पर सिंपल सा 3 स्टेप पढ़ लेना है। कितनी स्टेप पढ़ लेना है? 3 स्टेप, ठीक है, ज्यादा डिटेल में हमें नहीं देखना है, ठीक। चलो, सबसे पहला क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। दूसरा, conversion of light energy into chemical energy and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen। और तीसरा है reduction of carbon dioxide into carbohydrate, या ग्लूकोज भी लिख सकते हो। तो पहला स्टेप क्या है? क्लोरोफिल के द्वारा लाइट एनर्जी का एब्जॉर्ब होना। यार यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है अलग से कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो लाइट एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल। या क्लोरोफिल का काम क्या होता है? लाइट एनर्जी को क्या करना? ट्रैप करना। जो लाइट एनर्जी आ रही है सन से, उसको ट्रैप करने का काम किसका होता है? क्लोरोफिल का होता है। तो ये कहां से क्वेश्चन आ सकता है? याद रखना, ऐसे नहीं, काफी बच्चे होते हैं उनको ये रटा हुआ होता है, लेकिन वहां पे क्वेश्चन आ जाता है कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करता है, बता ही नहीं पाते हैं यार। ऑफलाइन में टेस्ट लेते हैं, कई सारे बच्चे गलती कर देते हैं, उन्हें ये स्टेप्स रटे हुए होते हैं, याद करवा देते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, conversion of light energy into chemical energy and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen, reduction of carbon dioxide into carbohydrate। रटा हुआ होता है, भूल जाते हैं कि यहीं से पूछा गया है। रटना नहीं है, समझना है। क्लोरोफिल के द्वारा लाइट एनर्जी को क्या करना? ट्रैप करना, एब्जॉर्ब करना, यह पहला स्टेप होता है। और फिर इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, और वाटर को स्प्लिट किया जाता है, वाटर को स्प्लिट करते हैं। तो पूछ लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन फॉर्म होती है वो आती कहां से है? तो बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। किसके स्प्लिटिंग से? वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिटिंग से इसको स्प्लिट किया जाता है। तो वाटर को स्प्लिट करेंगे तो वाटर बना किसका है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो स्प्लिट करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो सेकेंड स्टेप में क्या था? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहां पर स्प्लिट होना। और तीसरे में क्या होता है? रिडक्शन होता है। याद रखना, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन दे सकते हैं वहां पे, गलती नहीं कर देना। यहां पर रिडक्शन की जगह अगर उसने ऑक्सीडेशन दे दिया, ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन दे दिया उसने, एक मिनट, बैठा है क्या इस पे? अगर रिडक्शन की जगह उसने ऑक्सीडेशन दे दिया, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर रिडक्शन की जगह क्या दिया गया है? ऑक्सीडेशन दिया है, ये गलत होगा। ठीक है, यहां पर रिडक्शन करवाना है कार्बन डाइऑक्साइड का, किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। तो ये चीज ध्यान देना, वो आपको बोल सकते हैं वहां पे, एमसीक्यू में दे दिए, पूछेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, और वहां पे एक ऑप्शन ये बना दिए, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। गलत है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन, याद रखना ये। ठीक, चलो तो जरा देखना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो यहां पर देखना, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट आता है, रिडक्शन होता है यहां पे। और वाटर से क्या आता है? ऑक्सीजन आता है। वाटर से क्या आता है? ऑक्सीजन। और ये जो क्लोरोफिल होता है क्या करता है? ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करना या ट्रैप करना। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। मेरे साथ बोलना, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, पहला स्टेप। दूसरा,
conversion of light energy into chemical energy and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen. तीसरा स्टेप रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, ना कि ऑक्सीडेशन। याद रखना, मैं बार बार बता रहा हूं, रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक, ऑक्सीजन कहां से आएगा? वाटर के स्प्लिटिंग से आएगा। ये कार्बोहाइड्रेट कहां से आता है? कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से आता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, ये ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है ये कहां से आता है? वाटर से आता है। और लाइट एनर्जी सनलाइट से मिलती है। कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल। ठीक, चलो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टोमेटा। ये लास्ट टॉपिक होने वाला है आज का। ठीक है, इसके बाद हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आएगा जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टोमेटा क्या होता है? क्लास 9th में पढ़ा है, क्लास 9th। लीफ एपिडर्मिस पे पाया जाने वाला एक टाइनी पोर स्टोमेटा होता है। तो स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा आर द टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ या प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस अभी समझ में नहीं आएगा, भूल चुके होगे क्लास 9। तो सिंपल सा याद रखना, लीफ की बाहर वाली जो लेयर होती है एपिडर्मिस, या बोलो प्लांट में, लीफ में नहीं, रूट स्टेम लीफ, प्लांट में किसी बॉडी पार्ट का जो बाहर वाला पार्ट होता है, बाहर वाली लेयर होती है, वो एपिडर्मिस होती है। कौन सी होती है? एपिडर्मिस। तो लीफ की एपिडर्मिस पे पाया जाने वाला एक टाइनी पोर स्टोमेटा कहलाता है। और जो स्टोमेटा होता है ये 2 गार्ड सेल का बना होता है, और उन गार्ड सेल का शेप होता है किडनी शेप या बीन शेप। तो स्टोमेटा आर मेड अप ऑफ 2 गार्ड सेल विच आर किडनी और बीन शेप्ड। समझ में आया? ठीक। और स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजनिंग इन्हीं गार्ड सेल पे डिपेंड होती है। बात समझ में आई? ठीक, चलो। तो स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा टाइनी पोर्स। क्या होते हैं? टाइनी। टाइनी मतलब बहुत छोटे पोर्स। ठीक है, तो टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। तो पूछ लिया कि व्हाट इज स्टोमेटा? तो स्टोमेटा टाइनी पोर्स ऑन द लीफ सरफेस। बने किसके? 2 गार्ड सेल के। कितने गार्ड सेल के? 2 की 4? 2। एक स्टोमेटा 2 गार्ड सेल के बने होते हैं। उनका शेप कैसा होता है? बीन शेप या किडनी शेप। ठीक, और देखो, स्टोमेटा आर मेड अप ऑफ गार्ड सेल। कितने गार्ड सेल होते हैं भैया? 2 होते हैं। शेप कैसा होता है इनका? किडनी शेप बोल सकते हो। ठीक, चलो देखो जरा, जैसे गलत बन गया। ये हो गया, ये एक गार्ड सेल हो गया, ये दूसरा गार्ड सेल हो गया। किडनी शेप है ना, ये किडनी शेप। अब बोल देने देना भैया एकदम किडनी की तरह तो नहीं होता है। और इनके चारों तरफ कुछ एपिडर्मल सेल्स होती है। ठीक है, ये क्या बन गया? स्टोमेटा बन गया। कैसा स्टोमेटा है? ओपन स्टोमेटा। और याद रखना यार एक चीज और, ये जो गार्ड सेल होती है ना, गार्ड सेल, ये गार्ड सेल, इन्हीं गार्ड सेल पे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इन्हीं गार्ड सेल पे क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, गार्ड सेल पे क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल होता क्या है? ग्रीन पिगमेंट। क्या होता है ये? ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, तो याद रखना गार्ड सेल पे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। गार्ड सेल पे क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की 2 पोजीशन होती है, देख लो, पूछा जा सकता है। पोजीशन ऑफ, सॉरी गार्ड सेल नहीं, क्लोरोप्लास्ट यार, गार्ड सेल नहीं, क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट की दो पोजीशन, पहला गार्ड सेल पे, दूसरा मीजोफिल सेल पे। ठीक है भैया, मीजोफिल सेल क्या होती है? लीफ के अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। जैसे लीफ है, ये उसकी अपर वाली सरफेस है, ये लोअर वाली सरफेस है। ठीक है, तो अपर वाली सरफेस, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसे एपिडर्मिस बोलते हैं। प्लांट में पूरे बॉडी प्लांट का आउटर वाला जो लेयर होता है वो एपिडर्मिस कहलाता है। तो लीफ में पाया जाने वाला आउटर लेयर लीफ की एपिडर्मिस। अब लीफ में दो एपिडर्मिस होती है, ये लीफ है मान लो, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, तो ये अपर एपिडर्मिस होता है, अपर एपिडर्मिस, और ये लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, और अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो सेल्स पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं? जो सेल्स पाई जाती हैं, इन्हें बोलते हैं हम मीजोफिल सेल। क्या बोलते हैं? मीजोफिल सेल। हो सकता है आपको मीजोफिल सेल का भी टाइप बता दिया जाए। ये पहली सेड, ये ऊपर वाली देखो, इनका हमने अलग स्ट्रक्चर बनाया है। ऊपर वाली देखो अलग है, ये अलग है, ये ओवल शेप का बनाया है, और ये कैसा बनाया है? थोड़ा सा इलोंगेटेड बनाया है। ये पहली सेड होती है, ये स्पॉन्जी होती है। तो मीजोफिल सेल में, मीजोफिल सेल जो होती है, इनमें भी दो तरीके की सेल पाई जाती है, एक पहली सेड, दूसरा स्पॉन्जी। भैया याद रखना है क्या? नहीं याद रखना, हो सकता है आपको बता दिया गया इसलिए बता दे रहे हैं, ठीक, लेकिन याद नहीं रखना है। ठीक है, तो लीफ के अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जितनी भी सेल्स पाई जाती हैं, ये मीजोफिल सेल होती हैं। इन मीजोफिल सेल्स पे भी क्या होते हैं? गार्ड सेल होते हैं। इन मीजोफिल सेल में भी क्या पाए जाते हैं? गार्ड सेल पाए जाते हैं। और मीजोफिल सेल्स तो बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं कॉन्टेन्स मैक्सिमम क्लोरोप्लास्ट। ये याद रखना। तो सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट कहां पर पाया जाएगा? मीजोफिल सेल में पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा? मीजोफिल सेल में। यहां तक कोई दिक्कत होने वाली है? मीजोफिल सेल क्या होती है? लीफ की अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जितनी भी सेल्स हैं सब मीजोफिल सेल होती हैं। दो तरीके की होती है, पैलिसेड और स्पॉन्जी, पढ़ना नहीं है। उनमें क्या पाए जाते हैं? मीजोफिल सेल में क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और एक चीज याद रखना, क्लास मतलब वैसे 9th में पढ़ चुके हो कि जो लीफ की अपर एपिडर्मिस होती है, अपर एपिडर्मिस पे एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है। एनसीईआरटी के डायग्राम में दिया गया, इसलिए बता दे रहा हूं। लीफ के अपर एपिडर्मिस पे एक वैक्सी लेयर होती है, वैक्सी लेयर, जिसको क्यूटिन या क्यूटिकल बोला जाता है। क्यूटिन या क्यूटिकल बोला जाता है। तो क्यूटिन या क्यूटिकल क्या होता है? एक वैक्सी लेयर होता है जो लीफ की अपर एपिडर्मिस पे पाया जाता है। समझ में आया? जो ट्रांसपीरेशन को कम करता है, ट्रांसपीरेशन के द्वारा जो वाटर के लॉसेस हैं उनको ये क्या करता है? कम करता है। ठीक, क्लास 9th का है ये। आ जाओ आगे। ये हो गया हमारा स्टोमेटा। तो स्टोमेटा टाइनी पोर्स लीफ की सरफेस पे पाए जाते हैं, गार्ड सेल के बने होते हैं, दो गार्ड सेल के। इनका शेप कैसा होता है? किडनी शेप होता है। ठीक है, और ये जो गार्ड सेल होते हैं इन्हीं पे पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनिल है, याद रखना, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। यहीं पे फोटोसिंथेसिस होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, तो ये लिख लेना, फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस
synthesis takes place inside या in the क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट दो जगह पाया जाता है, मेसोफिल सेल और गार्ड सेल में। सबसे ज्यादा पाया जाता है मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल क्या होती हैं? लीफ की अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जितनी भी सेल्स होती हैं सब मेसोफिल होती हैं। यहां तक दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। ठीक, आ जाओ, ये लाइन लिख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के दो फंक्शन याद रखना, क्लास 9 में भी था। पहला, ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है और दूसरा ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। पहला गैसियस एक्सचेंज में, दूसरा ट्रांसपिरेशन में। तो स्टोमेटा हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज एंड इन ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो देखो जरा, लार्ज अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बाय दीज फोर्स। इतना लंबा लिखोगे क्या? नहीं, इट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, इन प्लांट। फिर इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन। दूसरा किसमें हेल्प करता है? ट्रांसपिरेशन। भैया ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर का लॉस होना वाटर वेपर के फॉर्म में ट्रांसपिरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजनिंग कैसे होती है। लास्ट कि स्टोमेटा ओपन और क्लोज कैसे होते हैं, हाउ स्टोमेटा ओपन्स एंड क्लोज। तो अभी हमने पढ़ा था स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजनिंग गार्ड सेल पे डिपेंड करती है। कैसे? ये मान लो गार्ड सेल है, जैसे बता रहे हैं वैसे याद रखना। ये हमारी गार्ड सेल है। कैसे गार्ड सेल है भैया? गार्ड सेल का शेप कैसा था? किडनी शेप था ना, ये बना दिया ऐसे किडनी शेप, ये ऐसे रख दिया। ये पोर ओपन होगा तो ओपन स्टोमेटा, अगर ये ऐसे बंद है क्लोज स्टोमेटा। अब देखना, गार्ड सेल में जब पानी जाता है, ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल में पानी जाएगा तो ये गार्ड सेल स्वेल करता है। जैसे गुब्बारा नहीं होता, गुब्बारा बलून, जब उसमें हवा भरते हैं तो फूल जाता है, हवा निकल जाती है तो पिचक जाता है। वैसे गार्ड सेल है, इनके अंदर फ्लेक्सिबल सेल्स होती हैं। कैसी होती हैं? फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? स्वेल और श्रिंक होते हैं, फूलते और पिचकते हैं। जब फूलते हैं तो स्टोमेटा ओपन होता है, जब पिचक जाते हैं तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो फूलना यहां पे बोलेंगे स्वेल, और पिचकना क्या बोलेंगे? श्रिंक होना। तो स्वेल और श्रिंक कैसे होते हैं? तो ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल में जब पानी जाता है, गार्ड सेल में जब पानी जाएगा तो ये जो गार्ड सेल है ये क्या करने लगेगा? स्वेल करने लगेगा। गार्ड सेल में पानी गया नहीं कि जो गार्ड सेल है फूलना शुरू, ये फूल गया, देखो स्टोमेटा क्या हो गया? खुल गया। स्टोमेटा क्या हो गया? खुल गया। ठीक है, तो कैसे खुलता है? When water enters into the guard cell, when water enters into the guard cells swells up and open the stomatal pore. ठीक है, फिर when guard cell loses water, when guard cell loses water, it gets shrinked and hence stomatal pore gets closed. समझ में आई? मतलब सिंपल सा, गार्ड सेल में जब पानी भरता है तो गार्ड सेल स्वेल कर जाता है, स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। जब गार्ड सेल से पानी बाहर जाता है, जब वाटर लूज करता है तो गार्ड सेल श्रिंक कर जाता है, स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाता है। सिंपल सा। आ जाओ देखो, when water enters the guard cell it swells and stomatal pore opens, and when guard cell lose water guard cell shrink and stomatal pore get closed. ठीक है, चलो, तो ये हो गया स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोज। तो आज का ये हमारा टॉपिक यहां पर खत्म होता है। ठीक है, ये हमारा पूरा खत्म हुआ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, यहां तक तो सब क्लियर है? पक्का? चलो बाकी पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।